अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टी20 सीरीज 4-0 से हारने के बाद भारत ने वनडे सीरीज का आगाज जीत के साथ किया, बल्कि आप इसको आसान जीत कह सकते हैं। 4 खिलाड़ी ही आउट थे 46 ओवर में जाकर ऑलमोस्ट 258 का जो टारगेट है वो चेज किया, और अगर शुभमन गिल इंजर्ड ना होते ये कहानी पहले से सिमट सकती थी। मगर सवाल ये पैदा होता है कि टी20 सीरीज वन साइडेड हारने के बाद वनडे सीरीज का आगाज वन साइडेड जीत के साथ भारत ने कैसे किया। ऑलमोस्ट वही लड़के हैं, 3-4 चेंज है, खासकर बुमराह आए हैं, रोहित शर्मा आए हैं, विराट कोहली आए हैं, ये 3 बड़े नाम आए, मगर तीनों की परफॉर्मेंस इस मैच को लेकर बहुत ज्यादा नुमाया नहीं थी, बल्कि भारत के अंदर ये बहस शुरू हो जाती है। हैरी ब्रूक को उन्होंने आउट किया और अपनी इकोनॉमी जो है वो बहुत जबरदस्त रखी है, और बाकी बॉलर्स ने भी उनके साथ बॉलिंग करते हुए बेहतर बॉलिंग की। अगरचे मुझे लगता है कि इंडिया का ये जो कॉम्बिनेशन है, पाकिस्तान का भी ऐसा ही रहता है, इंडिया का भी सेम यही कॉम्बिनेशन है कि 3 बॉलर बाकी सब ऑलराउंडर्स के साथ खाता गुजारने हैं। तो 20 ओवर्स अगर शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर ने करनी है तो कहानी थोड़ी वीक रह सकती है। इसकी मिसाल ये है कि 61 पर कोई आउट नहीं था, फिर 85 के ऊपर 5 आउट हुए, 80 पे बल्कि 5 आउट हुए, और फिर उसके बाद 107 पे शायद 6 आउट हुए थे, फिर 121 रन की पार्टनरशिप लगी थी इंग्लैंड की, और 121 रन से 226 तक गए थे। शायद एक रेगुलर बॉलर साथ में होता तो 150 पौने 200 के ऊपर भी कहानी सिमट सकती थी, मगर अक्षर पटेल ने बाद में 4 खिलाड़ी को आउट किया, 62 रन देकर, जो कि उनकी वनडे के अंदर बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं। मगर जो 4 आउट किए, चारों के चारों टेल थे, यानी डॉसन को आउट किया, उसके बाद आर्चर आउट हुए, आदिल रशीद हुए, और जोश टॉन्ग को उन्होंने आउट किया। मगर इंग्लैंड जहां पे ये पहला वनडे मैच हारा, वहां पे लगातार 7 वनडे मैचेस इंग्लैंड जीतता आ रहा था। आखिरी मर्तबा इंग्लैंड बर्मिंघम के मैदान में 2014 में हारा था, भाई वो भी भारत से ही हारा था, और अब भी भारत से हारा, लेकिन इस बीच में इस मैदान के अंदर 7 लगातार जीत ली थी, और ओवरऑल भी बहुत जबरदस्त जो है वो इंग्लैंड की क्रिकेट चल रही है। मगर इंडिया के खिलाफ ये उनके आखिरी 6 वनडे मैच में छठी लगातार हार है, यानी एक भी मैच नहीं जीत पाए हैं। सो वनडे फॉर्मेट में जब इंडिया आता है थोड़ा बेहतर है। अगर टी20 वर्ल्ड कप से पहले हमने देखा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने ही घर में एक वीक न्यूजीलैंड टीम से हारे थे, टी20 जीते, फिर टी20 वर्ल्ड कप भी जीते, सुबह वनडे सीरीज अफगानिस्तान के साथ खेली है, और अब ये इंग्लैंड के साथ खेल रहे हैं। आगाज जीत के साथ हुआ, मगर इंडिया के अंदर एक बहस ये दोबारा से शुरू हो जाएगी कि रोहित शर्मा, क्योंकि विराट कोहली ने तो आईपीएल के अंदर भी रन किए, उससे पहले भी लगातार रन कर रहे हैं, सेकंड हाईएस्ट रन गेटर एक साल के अंदर रोहित शर्मा है, मगर उनके ऊपर हमेशा ये बहस रहती है। खासकर इंडियन मीडिया भी ये कहता है कि रोहित शर्मा क्या वर्ल्ड कप के लिए हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया क्रिकेट की हिस्ट्री को देखा जाए तो वनडे फॉर्मेट के सबसे बुजुर्ग बैटर आप इसको कह सकते हैं, ओल्डेस्ट क्रिकेटर आपसे कह सकते हैं। अमरनाथ इनसे पहले थे, मगर अब रोहित शर्मा है जो खेल रहे हैं इंडिया टीम के अंदर भी, खासकर जायसवाल और बाकी बहुत से एक लंबी लाइन है इंडिया के अंदर, तो वहां पे बहस भी रहती है कि जायसवाल जैसा प्लेयर बाहर बैठा, मगर रोहित शर्मा खेल रहे हैं, और ऐसे में रोहित शर्मा के बल्ले से अगर रन नहीं आते हैं तो ये सवाल जनरेट होता है भारत के अंदर। अगर जैसे पहली सीरीज जो अफगानिस्तान के साथ खेली, रोहित शर्मा के रन आए थे, मगर पहले मैच में रन नहीं है, उसके बाद 2 मैचेस और हैं। ये सीरीज इसलिए भी अहम है कि साउथ अफ्रीका में खेली जाएगी, और सीना कंट्री में कहीं पे भी खेले जाते हैं, आप सीरीज खेलते हैं तो आप कहते हैं कि इससे सही कंडीशन में जाके आपको आगे खेलना है। तो अगले 2 मैचेस के ऊपर इंतजार रहेगा कि रोहित शर्मा के बल्ले से रन आते हैं नहीं आते, क्योंकि मुझे लगता है विराट कोहली के ऊपर शायद इतनी बहस ना बनती हो, बट रोहित शर्मा के ऊपर ये बहस जरूर रहेगी। केएल राहुल की कीपिंग के ऊपर भी बात हुई, क्योंकि कुछ बॉल्स उन्होंने मिस की थी जिसके ऊपर रन भी हुए थे, और उनके ऊपर ये रहता है कि एज ए कीपर वो इतना अच्छा नहीं कर रहे जितने अच्छी वो एज ए बैटर खेलते हैं। आज रन नहीं बना पाए थे, बल्कि शुभमन गिल जब आज रिटायर्ड हुए उसके बाद श्रेयस अय्यर फौरन रन आउट हो गए, जो कि मुझे लगता है कि वो रन को कंप्लीट करना चाहिए था। थोड़े से स्लो या लेजी हुए जहां पे वो रन आउट हुए, उसके बाद फिर केएल राहुल भी क्लीन बोर्ड हुए, वहां से थोड़ा सा धचका लगा था इंडिया को, मगर बाद में अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर ने, खासकर अक्षर पटेल ने बैटिंग बेहतर की, 38 बॉल्स के ऊपर उन्होंने 50 की है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि भारत का ये कॉम्बिनेशन क्या बेहतर है और आगे भी इंग्लैंड के खिलाफ इस सीरीज में काम आ सकता है। मुझे लगता है, बल्कि मैंने रवि शास्त्री का भी सुन रहा था, और भी कुछ इंडियन क्रिकेटर्स का मैं देख रहा था कि एक और बॉलर इंडिया को एड ऑन करना पड़ेगा। शायद ये गौतम गंभीर की भी एक मजबूरी है कि पांड्या उनके टीम में नहीं है, हर्षित राणा भी उनको अवेलेबल नहीं है, क्योंकि दोनों के होते हुए आपको 8वें नंबर के ऊपर बैटिंग की ऑप्शन मिल जाती है। जब ये 2 ना हो तो फिर आपको मजबूरन एक और बॉलर को ड्रॉप करके अपनी बैटिंग को 8वें नंबर पे लाना है। मुझे 8वें नंबर पे बैटिंग की बिल्कुल समझ नहीं आती। आजकल के जो मॉडर्न कोचेस हैं वो इस पे आते हैं, हमारे माइक हैसन भी इस पे आते हैं कि 8वें नंबर पे बैट्समैन चाहिए। अब इंग्लैंड की एक गुड लक है कि उनको 8वें नंबर पे बैट्समैन नेचुरली मिल जाता है, क्योंकि सैम करन पूरे 10 ओवर के बॉलर डालते हैं और बैटिंग भी कर लेते हैं। डॉसन 10 ओवर बॉलिंग कर सकते हैं और बैटिंग भी करते हैं। डॉसन की डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर 22 सेंचुरीज हैं, अगर फर्स्ट क्लास और लिस्ट ए को मिलाया जाए। वो वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल दोनों की मिलाकर भी इतनी सो नहीं बनती, बल्कि उन दोनों के मिलाकर तो आदिल रशीद इतने सोने, आदिल रशीद के भी 10 सौ है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। सो उनकी गुड लक है इंग्लैंड के, घर से हार गया आज के दिन, बट मुझे लगता है कि कॉम्बिनेशन उनका इंडिया से बेहतर था। बीच में कोलैप्स हुआ, जाहिर है 61 पे कोई आउट नहीं है, 80 के ऊपर 5 आउट होते हैं, जो 5 आधी टीम होती है, जब वो आउट होती है तो फिर संभलना मुश्किल होता है। ये पिच वो थी 300 प्लस वाले रन की, तो रन कम बने हैं, इंडिया ने इजीली चेस कर दिया। इसमें भी शुभमन गिल अगर इंजर ना होते तो ये 40-42 ओवर के अंदर चेस हो जाता। अब सोचिए आर्चर के 40 ओवर से पहले 10 ओवर कंप्लीट हो गए थे, हालांकि उनके पास 5 बॉलर का कोटा पूरा था, बट इसलिए करवाया गया कि वो जल्दी विकेट चाह रहे थे, ऊपर से भी विकेट चाह रहे थे, बाद में ऊपर से विकेट जब नहीं मिली, शुभमन गिल के आउट होने के बाद बीच में 2 कोलैप्स आए, उसके बाद विकेट चाह रहे थे, फिर लगातार 3 ओवर वहां पे भी आर्चर के करवाए, 40 ओवर से पहले आर्चर की कहानी खत्म हो गई थी, क्योंकि इंग्लैंड को भी समझ में आ रहा था कि इस पिच के ऊपर अगर 50 ओवर का खेल खेला गया तो 50 ओवर तक तो जाएगा ही नहीं। सो अपने सबसे अहम हथियार को पहले इस्तेमाल कर लीजिए, जो कि उन्होंने आर्चर को किया भी। सो ये कहानी है। अब अगले 2 वनडे मैचेस बाकी हैं, और उसके अंदर थोड़ा सा अंदाजा रहेगा कि इंग्लैंड कैसे पलट कर वार कर सकता है। बट अभी 4 टी20 मैचेस हारने के बाद इंडिया ने वापसी की है, और बड़े शानदार तरीके के साथ की है। बट मुझे लगता है कि ये कॉम्बिनेशन इंडिया को आगे जरूर तंग करेगा। एक बॉलर की कमी नजर आ रही है, और उस कमी की वजह से आसानी हुई आज इंग्लैंड को, जो 121 रन की पार्टनरशिप लगी जोए रूट की और डॉसन की। ये इंग्लैंड की इंडिया के खिलाफ 7वीं विकेट पर हाईएस्ट
पार्टनरशिप है। तो वो एक लूप पुल है, शायद अगर एक कंप्लीट बॉलर होता तो ये 121 रन की पार्टनरशिप ना लगती या 150 पौने 200 के ऊपर भी इंग्लैंड आउट हो सकती थी और इंडिया के लिए खानी थोड़ी आसान रह जाती। बट इंडिया के लिए शायद इस वक्त यही चीज़ वो चाह रहा हो कि वो वनडे के अंदर कामयाबी के सिलसिले को बरकरार रखे, क्योंकि 2027 वनडे वर्ल्ड कप आ रहा है, टी20 वर्ल्ड कप उसके अगले साल 2028 में, मगर इससे पहले एक ओलंपिक का इवेंट भी आना है और सबसे इंपॉर्टेंट एशियन गेम्स भी आनी है। और टी20 के लिए इंडिया के लिए ये भी खास है कि 31 दिसंबर 2026 तक उनको एशिया में टॉप पे रहना है अगर क्वालीफाई डायरेक्ट करना है, क्योंकि पाकिस्तान अगर अच्छा खेलता है, हम एशियन गेम्स अल्लाह करे हम जीतते हैं, श्रीलंका के खिलाफ 3 टी20 मैचेस की सीरीज अगर हम वो जीतते हैं, हमारी रैंकिंग थोड़ी ऊपर आएगी और भारत अगर टी20 जिस तरह खेल रहा है ऐसा ही बुरा खेलता रहा तो उनकी रैंकिंग नीचे गिर सकती है। एट द मोमेंट वो दूसरे नंबर पे, हम छठे नंबर पर हैं। अगर हम 1-2 पॉइंट ऊपर आते हैं, वो 2-3 पॉइंट नीचे जाते हैं, तो हमारे लिए कहानी आसान जरूर हो सकती है। अदरवाइज आज के दिन ये दिखता है कि हमें जो है वो खुदा न खासा क्वालिफाइंग राउंड ना खेलना पड़ जाए और अगर भारत थोड़ा बेहतर टी20 खेलता है तो अपनी पोजीशन को भी बरकरार रख सकता है। सो ये है इफन बट के ऊपर है, अगर इसका जो फैसला है वो 31 दिसंबर 2026 को आने से उनके लिए फिल वक्त परेशानी की बात शायद ये होगी कि वनडे में उनका कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाए, जिसमें फिल वक्त पांड्या नहीं है, फिल वक्त हर्षद राणा भी टू सम एक्सटेंट जोड़ते हैं, वो नहीं है। बट मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि सिराज को लेके क्यों नहीं जा रहे हैं और कुलदीप को क्यों नहीं बिठा रहे, क्योंकि जब वर्ल्ड कप खेलेंगे सिराज भी इनकी बॉलिंग अटैक के अंदर टेक्निकली होगा और शायद कुलदीप भी होगा। पाकिस्तान टीम भी वेस्ट इंडीज पहुंची हुई है और हमारा पहले एक प्रैक्टिस मैच होगा, उसके बाद 25 जुलाई से पाकिस्तान अपना पहला टेस्ट मैच खेलेगा और फिर पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर भी डे बाय डे जो भी जैसा दिन गुजरा 2 टेस्ट मैचेस का, उसके ऊपर बात जरूर रहेगी। अब अपनी राय कमेंट की सोच में जरूर आएगा।